नमस्कार। अरदास क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ बेसिक पहलुओं पर चर्चा चलाएंगे, जिसमें कि वे स्टूडेंट आप सब में से जिनको लगता है कि संविधान को या भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी को कैसे हम हैंडल करें। छोटे छोटे टॉपिक्स एक साथ नहीं आकर के अलग अलग टुकड़ों में है और उनका कोरिलेशन समझ में नहीं आता। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट में लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे एक थ्योरेटिकल पार्ट है, सैद्धांतिक पक्ष है, जिस सैद्धांतिक पक्ष में आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जो काउजेज हैं, जो उसके बैकग्राउंड्स हैं, उन बैकग्राउंड में किन कंडीशन से होकर के इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग तक पहुंचा और फिर 1946 के उस 9 दिसंबर की सभा के साथ देश को एक संविधान मिला 1950 में, वो एक हिस्सा रहा। दूसरा हिस्सा जो अप्लाइड सेक्शन होता है, जिसमें कि हम लोग इंडियन पार्लियामेंट को देखते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं में से एक पार्ट को, भारतीय संसद को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें राज्यसभा लोकसभा आप इजीली जानते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि एक साधारण शब्दों के साथ कैसे इसको 24 आवर माइंड में रखा जा सकता, बिना किसी बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों के साथ। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संसद क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट का क्या मायने होता है। आप ध्यान रखें, भारतीय संसद प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन जो प्रमुख अंग हैं इसको मिला करके बनता है। तो पार्लियामेंट अपने आप में खाली लोकसभा राज्यसभा नहीं, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट शामिल होगा। और उसके बाद आ जाता है कि भारतीय संसद के जो दो सदन हैं, जो 2 हाउसेज हैं, अपर एंड लोअर, या लोकसभा राज्यसभा, जिस रूप में भी आप समझते हैं, उसको सिस्टमेटिकली कैसे समझेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया भारतीय संसद, तो भारतीय संसद में 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। हिंदी इंग्लिश में इसको इसी तरह से कहेंगे। राज्यसभा को राज्यों की सभा कहते हैं। ये कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ स्टेट है, सभी स्टेट का एक सभा है, जिसमें कि स्टेट्स का योगदान होता है। अब क्यों नाम पड़ा, फिर इस पे हम लोग चर्चा चलाएंगे। उच्च सदन भी कहा जाता है, ये अपर हाउस है। अपर हाउस मीन्स इसमें कहीं ना कहीं सीनियर लोगों की एक सभा है, जिसमें कि एज एक तो 30 ईयर मिनिमम रखा गया है, और साथ ही साथ साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और अन्य सभी क्षेत्रों में विशेष ख्याति वाले लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और माना जाता है कि यह आम चुनाव या साधारण जनता के द्वारा कॉमन चुनाव के जरिए नहीं आकर के एक विशेष चुनाव की पद्धति से आते हैं। हम उस पर भी चर्चा चलाएंगे। सेकेंड हाउस कहा जाता है, क्योंकि किसी भी बिल को पास कराने के लिए दोनों हाउस से क्रॉस होना जरूरी है। और लोकसभा, राज्यसभा इस मामले में कहा जाता है कि बराबर की भूमिका रखता है किसी भी बिल को मान्यता दिलाने में। कुछ मामले ऐसे होते हैं, मनी बिल को लेकर के, धन विधेयक को लेकर के, हम उस टॉपिक में चर्चा चलाएंगे कि कितनी भूमिका कौन से सदन की होती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि राज्यसभा किसी भी, चाहे कोई जॉब है, कोई आपकी सर्विसेज है, कोई आपका भव्य बिल्डिंग है, कोई डांस है, कोई हमारे साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको नेशनल लेवल का या राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को है। यानी कि राज्यसभा किसी भी भवन को मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित कर सकता है कि राष्ट्रीय धरोहर है। कोई भी सर्विसेज है, उसको ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में घोषित कर सकता है। तो ये एक माना जाता है कि कोई बड़ा डिसीजन, जिसमें कि विशेष ज्ञान विज्ञान की और एक अनुभव की जरूरत होती है, तो उसमें राज्यसभा की भूमिका आती है। दूसरा लोकसभा, जिसको जनता की सभा कहा जाता है, लोक अदालत। इसको जनता की सभा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुन करके यहाँ पर आते हैं, और ये एमपीज माना जाता है कि हर क्षेत्र के जनता के प्रतिनिधि हैं, जो उस जनता की बात इस सभा में रखेंगे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये हाँ भरेंगे, कोई भी बिल पारित कराने में, जरूरतों को सामने लाने में ये जनता की मदद करेंगे, इसलिए इसको जनता की सभा कहा जाता है। हमारे आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं। निम्न सदन, लोअर हाउस कहा जाता है। एज के एवज में देखेंगे तो यहाँ पे 30 ईयर मिनिमम एज था, यहाँ 25 ईयर मिनिमम एज है।
तो उस संदर्भ में भी देखेंगे कि यह लोअर हाउस है और इस हाउस में किसी भी तरह के मुद्दे को पहले उठाया जाता है। प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। प्रथम सदन इसलिए भी क्योंकि किसी भी मामले को सबसे पहले महत्व लोकसभा को ही दिया जाता है। जैसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या कैबिनेट है हमारा, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा के प्रति, क्योंकि ये जनता की सभा है, ये फर्स्ट हाउस है। इसको मान्यता और माना जाता है कि लोकसभा हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि संविधान में जनता को सर्वोपरि रखा गया है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही यहाँ पर भाग लेते हैं। हम बारी बारी से राज्यसभा और लोकसभा दोनों पे चर्चा चलाएंगे आज की क्लास में। आगे बढ़ते हुए अब राज्यसभा को हमें कैसे पढ़ना चाहिए? किसी भी चैप्टर को पढ़ने के दौरान ये ध्यान रखें कि एक आप कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट बनाए, एक स्ट्रक्चर बनाए, सिस्टम हो। माइंड सोचने के लिए एक रास्ता ढूंढता है। तो अब मान लो राज्यसभा के बारे में कुछ बताएं, ऐसे ही दोस्तों में चर्चा चला रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं से कुछ कोई कहीं से कुछ बोल रहा है, आप वो ना करें। एक फॉर्मेट रखें माइंड सेटअप में हमेशा। आप देखते हैं अक्सर डांस करने वाले को कितने स्पीड में देखते हैं डांस करते हुए, लेकिन क्या लग रहा है वो 1 2 1 2 3 करके पहले सीखता है। कितने स्टेप, अगर 3 बार गर्दन हिला के फिर सामने लाना है तो 3 बार लेके जाएगा। हाथ को 2 बार इधर रखना है, 2 बार करना पड़ता है। दैट इज द स्टेप्स। हर सुर संगीत हर चीज में एक स्टेप होता है, एक फॉर्मेट होता है। आप स्टडी को भी एक फॉर्मेट में लेंगे, माइंड आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी बहुत तेज करेगा, आप कहीं भी जवाब देने में सक्षम होंगे। आइए देखिए राज्यसभा का हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिया कि ये राज्यसभा है और राज्यसभा के स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सदस्य, मेंबर्स। एज कितने होते हैं? 30 ईयर। सीनियर बताया था मैं। संख्या टोटल 245 है और यूनियन टेरिटरी और स्टेट की स्थिति आप देख रहे हैं, 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स हैं अभी देश में, तो उसको भी ध्यान रखना। तो आप उसको कैटेगरी करके वहां पर भी जा सकते हैं। समय यानी कि पदावधि यानी कि उनका टेन्योर पीरियड क्या है, तो टेन्योर उनका 6 ईयर का है और अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। यहीं पर मैं एक चीज क्लियर करा देना चाहूंगा कि ये समय की पदावधि जो है इनका 6 साल का है और यह एक नॉन डिजॉल्विंग हाउस है। तो आखिर पहला हाउस जब बना होगा, फर्स्ट टाइम जब राज्यसभा का गठन हुआ होगा, तो क्या वो 2 साल में रिटायर कर गए होंगे या 6 साल तक ड्यूटी किए होंगे? यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उस समय जब फर्स्ट पार्लियामेंट हमारा 1952 में तैयार हुआ तो राज्यसभा की कंडीशन में रखा गया कि जितने भी मेंबर होंगे उसको लॉटरी मेथड से, मैं आगे चल के इसमें चर्चा चला भी दूंगा, लॉटरी मेथड से ये किया गया था कि अगर फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी में इसके मेंबर होंगे राज्यसभा के। और इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा वो 52 से लेके 58 तक, यानी 1952 से 58 तक करेंगे, 6 साल पूरा। जो सेकंड कैटेगरी में आएगा वो 4 ईयर तक और थर्ड कैटेगरी वाले 2 ईयर करके वो रिटायर हो जाएंगे और 1/3 एवरी 2 ईयर ऐसे चलता रहेगा। तो ये उस समय की स्थिति थी। दूसरा देखिए चुनाव प्रक्रिया, इसका प्रोसेस क्या होता है ये भी जरूरी है आपको जानना। चुनाव प्रक्रिया में आप जान रहे हैं कि कॉमन पीपल इसमें भाग नहीं लेता है, इसमें भाग लेता है स्टेट्स के MLA, ये ध्यान रखिएगा, नॉट MLC। हर राज्य के MLA राज्यसभा की सीट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और माना जाता है कि एक देखिए प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, वहां पर वो गुप्त मतदान क्लोज वोटिंग के जरिए होता है, मत मूल्य वैल्यू निकाला जाता है। यहां पर भी सिस्टम है बट यहां पर ओपन वोटिंग सिस्टम है। यहां पर वोट देने वाला व्यक्ति किसको राज्यसभा के लिए वोट दे रहा है ये ओपन होता है, पार्टी में पता होता है सबको किसको दिए हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। आइए सीटों का आवंटन, आप जानते हैं कि संविधान के शेड्यूल 4 यानी कि अनुसूची 4 में इस बात पे चर्चा की गई है कि राज्यसभा के सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रेशियो हर राज्य का प्रतिनिधित्व कैसे इक्वल हो। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे किया गया है, हम नेक्स्ट इसमें आगे अभी डिटेल चर्चा देखेंगे कि कैसे इसको आसानी से याद किया जा सकता है।
और लास्ट में होता है इनका वर्क, यानी बिल। कोई भी बिल पास होता है तो इनका क्या काम होता है उस पर, साथ ही साथ क्या रोल होता है। और हमने बताया कि राष्ट्रीय धरोहर की चीजों को घोषित करने में, राष्ट्रीय स्तर की कोई सेवा की घोषणा में राज्यसभा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पे भी चर्चा हुई। अभी देखिए मैं यहां पर आगे ले जाना चाहूंगा। ये मैंने अभी चर्चा चलाया, चुनाव विभिन्न राज्यों प्लस यूनियन टेरिटरी के विधानसभाओं में जो चुनाव होता है, इसके जो सदस्य होते हैं यानी कि एमएलए, नॉट एमएलसी, एमएलसी इसमें भाग नहीं लेता है। 6 राज्यों में एमएलसी है, आपको पता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में जो एमएलसी की सीट रखी गई वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली एमएलए। अब साथ साथ कहा जा रहा है कि प्रक्रिया आम चुनाव के जरिए होता है या गुप्त मतदान के द्वारा होता है या स्पेशल खुले मत, स्पेशल वोटिंग तो है बट ओपन बैलेट से है। तो आप क्या करेंगे, यह आम चुनाव से भी नहीं होता, गुप्त मतदान से भी नहीं होता, स्पेशल है बट ओपन वोटिंग सिस्टम के जरिए होता है। चुनाव को आप समझ लेंगे ऐसे ही, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने इसको सेट किया कि कैसे आप इनके राज्यों को याद रख सकेंगे, कैसे आप इनके राज्यों को, राज्यसभा की सीटों को कहां कहां कितना है उसको कैसे ध्यान में लाएंगे, उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एक इंडिया का मैप, ब्लैंक मैप ले लेंगे, पॉलिटिकल मैप, और उसको अपने जितने भी राज्य हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस पर देख करके बिल्कुल आंख उस पर रगड़ करके कि भाई हाँ हमारा देश ऐसा है, ये स्टेट है। नहीं तो पता ही है देश द्रोह का मामला भी चल रहा है ना, ये मजाक। तो आप ध्यान रखें, हर स्टेट को, हर यूनियन टेरिटरी को समझने का प्रयास करें देख करके कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक है। कभी यूपी, कभी बांग्लादेश, कभी कुछ नाम लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पता चला नेपाल भी अपना ही राज्य है। कई बच्चे सुना देते, बोलते हैं भारत के राज्य बताओ, कहता है पहले उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर बंगाल। अरे भाई सब पे जीत लिया क्या? ऐसे नहीं करना। एक मैप सीरीज में रखिए, अगर ऊपर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, आप आ जाते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, यहाँ पे आके रुक जाना है। सब स्टेट देखो मेनलैंड का होगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। आपको ऐसे में स्टेट बचेगा नहीं, क्योंकि हम सीरीज में जा रहे थे और नहीं है कभी ये कभी वो करेंगे तो गड़बड़ होगा। इसी तरह से यूनियन टेरिटरी को भी ले लेंगे कि मेन लैंड पे कितनी यूनियन टेरिटरी है। अगर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली है तो ये मुख्य भूमि के अंदर है। कोस्टल में आएंगे तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को एक कर दिया है वर्तमान गवर्नमेंट ने, एक ही मानेंगे दोनों कोस्टल एरिया में। और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दोनों आइलैंड पे प्योर। ऐसे करके देख करके कैटेगराइज करेंगे तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आइए इन्हीं सब जगहों पे राज्यसभा की सीटें कहां पर कितनी है। आप आइए सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, आसान होगा। असम में 7 है और बाकी सभी राज्य जोड़ देंगे वहां जितने हैं। लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, सब मिलाकर के 7 अकेले असम में है। सब में एक एक दे दीजिए सीट, इधर का झंझट खत्म। यानी नागालैंड पूछे कहेंगे 1, मणिपुर 1, असम एक ही बार 7, क्योंकि असम के ही ये सब टुकड़े हैं। ठीक है, इसलिए असम की बाउंड्री इन सभी राज्यों से लगती है। सिक्किम में आपने 1 रख ही लिया। अब ऊपर से आते हैं, देखिए 3 3 और 3, यानी हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली, ये तीनों 3 है। पंजाब, हरियाणा है तो हरियाणा 5 और पंजाब 7, 3 5 7 करते रहते हैं। नहीं बाकी नहीं हो तो है ना, केजरीवाल जी को ध्यान में रखिए, सब आपको याद करा देंगे वो। फिर देखिए 10 राजस्थान, उसके बाद देखिए 11 गुजरात 11 है और मध्य प्रदेश भी 11 है और
आंध्र प्रदेश भी 11 है, तो हमने कहा कि 11 का गम ना करें, आगम आंध्रा, गुजरात और मध्य प्रदेश। आगम आंध्रा, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों कितने कितने हैं? 11 11। देखिए ये हो गया एक, इन दोनों को जोड़िए और फिर यहां से लेकर आइए, यहाँ हो जाएगा ये तीनों। 19 है ये, देखिए 12 है ये कर्नाटका का, केटी लिखा हुआ है कर्नाटक, प्लस ये 7 है तेलंगाना का, कर्नाटक प्लस तेलंगाना इक्वल टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 19, कर्नाटका में 12 है और 7 ये तेलंगाना पे। तो देखो 12 7 ये 19 हो गया, जोड़ लेंगे, क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। केरला में देखिए 9 है, तो तमिलनाडु में कितना है? 18। 9 2 जा 18, केरला दूनी तमिलनाडु। ऐसे कुछ भी करके आप एक बार फिक्स कर देंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। बट मैप रख के खेलें बिल्कुल मैथ रीजनिंग की तरह, तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए 9 2 जा 18। अब उसके बाद आ जाइए, आंध्रा आपने याद ही कर लिया, तेलंगाना गायब भी है। उड़ीसा देखिए, उड़ीसा का 10 है और देखिए 10 इधर राजस्थान का भी था। उड़ा दीजिए 10-10 का नोट, उड़ीसा राजस्थान 10-10 का उड़ा दीजिए, 10 और 10 ये हो गया। अब आइए बिहार और बंगाल, देखने एक नस रहता है दोनों का, एक तरह की राजनीति, एक जैसे आइडियोलॉजी निकलने की, हमेशा देश की राजनीति को तय करने में इनकी भूमिका। तो 16 और 16 बिहार और वेस्ट बंगाल की। झारखंड में 6 हैं और छत्तीसगढ़ में 5 यानी 5 है। छत्तीसगढ़ में 6 नहीं जोड़ना है, झारखंड को दे दीजिए वो 6 और छत्तीसगढ़ में 5, ये याद रख लेना है। उधर का मैंने करवा ही दिया है। तो ऐसे चाहेंगे तो आप एक एक राज्य का याद कर लेंगे। गोवा का देखिए 1 हमने कर दिया, पुडुचेरी में भी 1 दे दिया, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एक एक लिस्ट लेकर रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप बाकायदे इस तरह से सिस्टम में चीजों को याद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि राज्यसभा का यहां तक का आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, हमने इसमें फाइनली ये बता दिया था कि राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए जो चुनाव का प्रोसेस बनाया गया उसको बता देता हूं कि इस चुनाव के प्रोसेस में ये किया गया, इनका चुनाव प्रक्रिया तो आपने देखा ही कि चुनाव प्रक्रिया में एमएलए भाग लेते हैं और एमएलए ओपन बैलेट सिस्टम है, खुला मतदान है, ये ठीक है। अब कहा जाता है कि जो फर्स्ट पार्लियामेंट बना था, फर्स्ट जो टाइम 1952 में जो पार्लियामेंट बना था, इस पार्लियामेंट में 6 साल कैसे पूरा किया होगा कोई सारे एमपीज, और फिर एवरी 2 ईयर जो है आपको आफ्टर 2 ईयर 1/3 जो हटाते हैं वो कैसे किया होंगे। तो इसमें लॉटरी सिस्टम किया गया बच्चों, ये ध्यान रखा, मैं स्टार्टिंग में बोला था 1952 में इसमें क्या किया गया था, लॉटरी सिस्टम में 3 कैटेगरी में एमपी के सीट को बांटा गया और लॉटरी निकाला गया। आपका जिसका निकल आए, मेरा अगर 3rd कैटेगरी में निकला तो मैं 1952 से ओनली 54 तक 1954 तक काम किया, 2 साल, रिटायरमेंट होना है मेरा तय। जिनका 2nd कैटेगरी का निकला वो 4 साल काम करेंगे, 1952 टू 1956, और ये फिर 4 साल करेंगे। फिर जिनका 52 में 1 कैटेगरी में निकला वो 58 तक रहेंगे, वो पूरे 6 साल काम करेंगे। इस प्रकार से पहले पार्लियामेंट को मैनेज किया गया और उस समय से अब तक ये प्रोसेस चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि राज्यसभा को आसानी से समझने में हमने थोड़ा सा जो प्रयास किया है वो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोकसभा को भी इसी तरह से आसानी से समझने का प्रयास अगली कड़ी में, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।